Prime Minister Narendra Modi, during his first election rally at Udhampur, said that Article 370 was like a stone wall that has been demolished and decimated by them. Not only that, that wall has been buried forever. And people who had been at the helm of affairs when Article 370 was abrogated, one of them had been the former DGP, Dilbag Singh Ji with us. We'll be interacting with him and trying to find out what really happened at that point of time. Because very few people know the kind of a secrecy that was maintained and how they ensured peaceful atmosphere during those challenging circumstances. कहा जाता है कि बड़ी सीक्रेसी रखी गई थी उस समय. क्या वाकई में इतना सीक्रेट मिशन था ये? Absolutely correct. This was such a great event in history, and such a big event being planned and executed was not an easy task. So therefore, secrecy was required and secrecy was maintained at all levels. कितनी देर पहले आपसे डिस्कस किया गया कि ऐसा कुछ करने जा रही है सरकार? देखिए, ये भी एक सीक्रेसी है, मगर इतना है कि छोटे छोटे हिंट तो आने शुरू हो गए थे और आइडिया था कि वी आर गोइंग फॉर सम बिग एक्शन, वेरी हिस्टोरिकल काइंड ऑफ एक्शन ऑन ग्राउंड, और हम लोग अपने लिहाज से उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे और उसके लिए माहौल तैयार कर रहे थे. मगर इसके लिए इतना ही बोलना पड़ेगा कि इशारों में बातें काफ़ी पहले इवेंट से आनी शुरू हो गई थी. कभी ऐसा हुआ कि क्लियर कट तरीके से आपको होम मिनिस्टर ने बुला के बताया कि अब ये हम करने जा रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए, और ये कितनी देर पहले था ऐसा? देखिए, इतनी बड़ी बातें और इतनी बड़ी लीडरशिप की तरफ से जो आती हैं उसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं, जैसे मैंने कहा कि वो इशारों में ज़्यादा होती हैं, और हम लोग जब भी बात हुई ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से तो हमें आइडिया था, पता था कि हम लोग किसी एक बड़ी कार्रवाई के लिए जो जम्मू कश्मीर के हित में है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है, मगर एक ऐसी कार्रवाई जिसका बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, जिसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की ज़रूरत हो सकती है, उस तरह से बातें आती रही. मगर कितना, किस हद तक, कैसे कैसे, मुझे लगता है कि ये आज भी मुझे ज़्यादा बोलना इसके ऊपर वाजिब नहीं है. ऐसा था कभी कि जैसे इनपुट्स लिए जाते थे, जैसे हमने सुनने को मिलता है कि हर ऑफिसर से इनपुट लिए जा रहे थे कि अगर ये एब्रोगेट होता है तो कितना कैजुअलिटी हो सकता है, कितना सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे इनपुट लिए जा रहे थे? मुझे नहीं लगता ऐसा हो रहा था, क्योंकि बड़े लेवल पे बड़े फैसलों को अगर आपने सीक्रेट रखना हो तो आप बहुत ज़्यादा लोगों से बातें नहीं कर सकते हैं. बहुत चुनिंदा लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अलग अलग तरह की एजेंसीज़ को हेड करते हैं, एजेंसीज़ को डील कर रहे होते हैं. उनके इनपुट्स बड़े वैल्यूएबल होते हैं, ज़रूरी होते हैं बड़े फैसले से. और उसमें मैं ऑब्वियसली, क्योंकि बीइंग डीजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड बीइंग लीडर ऑफ JNK सिक्योरिटी टीम, बहुत हद तक थिकली इन्वॉल्व था. बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी थी, एग्जीक्यूट करनी थी, और बहुत सारी चीज़ों को मुझे अपने तरीके से अपने नीचे की हायरार्की को लूप में लेकर के कन्वे करनी थी और अपनी ग्राउंड पे तैयारी करनी थी. और मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने लेवल पे भी कहीं किसी को नीचे ये जानने दिया हो कि हम क्या करने जा रहे हैं विद इन द पुलिस फोर्स आल्सो. और अगर आसपास इंटरेक्शन होती थी बाकी फोर्सेस के साथ तो हमें ये था कि यार तैयारी एक अच्छी हमें होनी चाहिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम बहुत बड़ी प्लान बनाएं. और उस प्लान्स का नाम भी हम लोगों ने रखा हुआ था. हम उसको अलग से अलग अलग नाम से आपस में पुकारते थे और ग्राउंड में किसी को क्या नाम देते थे उसे? मतलब हम उसको ग्रैंड प्लान कहते थे, जी प्लान, ग्रैंड प्लान कह के चलाते थे. जी प्लान के हिसाब से काम करना है, और अगर जी प्लान होगी तो उसमें क्या करना होगा और क्या क्या नहीं है. हमने बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस पहले देखी हैं. शोपियां का 2009 का हुआ जो रेप का मर्डर, जिसको एलिगेशन लगाने के बाद बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का माहौल बना. 2010 में फिर सिचुएशन बिगाड़ी गई. अमरनाथ लैंड रोक के ऊपर इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर हुआ. उसके अलावा अगर देखें आप तो फिर मच्छल के फिर एनकाउंटर को लेके क्या कहानियाँ चली. फिर मुजफ्फराबाद चलो, कितने लोग मारे गए सैकड़ों की तादाद में. तो हम लोग यही कहते थे कि यार ये एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टर्बेंस की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए विद जीरो लॉस ऑन ग्राउंड
अगर हमने करना हो तो कैसे करेंगे, तो उस प्लान को ग्राउंड के ऊपर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, थाना क्या करेगा, चौकी क्या करेगी, सब डिवीज़न के लेवल पे क्या होगा, कौन आदमी किस जगह को संभालेगा, किस तरह की जिम्मेवारी को संभालेगा, उसके साथ सपोर्टिंग एलिमेंट कौन कौन से होंगे, जो CAPF की बैकअप है वो किस तरीके से रहेगी, बाकी अब मान लो फौज है तो किस हद तक कहाँ इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, किस सूरत में करेंगे, हर प्लान में कौन सी चीज़ कहाँ फिट बैठती है। तो हमारे पास तो थाना लेवल की मुकम्मल प्लान बना करके बिटवीन मी एंड वन ऑफ माई कॉन्फिडेंस हम लोगों ने सारी अपनी जगह पर रखी हुई थी और उसी की बुनियाद के ऊपर उसका पन्ना पलटना था कि इस पन्ने के ऊपर ये लिखा है और ये एरिया हो तो क्या करना है, ये एरिया तो क्या करना है, ये सिचुएशन तो क्या करना है, ये सिचुएशन तो क्या करना है। इसके लिए SOPs नहीं बनी थी मगर हमारी एक प्लान थी जिसमें हर SOP तय थी और ये ऐसी SOP नहीं थी जिसको हम ग्राउंड पे लोगों को बांट सकें, हर आदमी को नीड टू बेसिस पे। और मैं हर ज़िले में, हर थाने में, हर सब डिवीज़न में थोड़े से दिनों में हर जगह को जाके कवर करना बहुत बड़ी चुनौती थी। मुझे नहीं लगता कि उन दिनों में 24 घंटे में 3 घंटे भी सो पाता था, मतलब दिन को कहीं, दोपहर को कहीं, शाम को कहीं, रात को कहीं, इतने थोड़े वक्त में इतना कुछ। और जब यात्रा चल रही थी उस वक्त अमरनाथ यात्रा फुल स्विंग में थी, अभी यात्रा के दिन बचे हुए थे, उसको साथ में संभालना, इस इवेंट के लिए प्लान करना, ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन करना बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट प्लान्स बनाना, ट्रूप्स को लाना, ग्राउंड पे उतारना और फिर सीक्रेसी मेंटेन करना। मतलब ये कितनी चीज़ें थी जो पैरेलल हमारे लेवल पे फ्लो कर रही थी और मैं हर किसी के साथ डील कर रहा था मगर ये भी नहीं कह सकता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। ना CRP के ऑफिसर को कह सकता था, ना फौज के अफसर को कह सकता था, कोई भी कैसा भी क्लेम कर सकता है कि मुझे ये कहा, मुझे वो कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ना मैं तब क्लेम करने की सूरत में था, ना आज क्लेम करने की सूरत में हूँ, क्योंकि ये चीज़ें क्लेम नहीं करी जा सकती कि मैंने ये जानता था, मैंने वो। मगर ये अंदाज़ा करें कि जब इतनी बड़ी तैयारी आप कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर और हर चीज़ ग्राउंड के ऊपर आपको एज लीडर ऑफ द फोर्स एग्जीक्यूट करनी है, किसी और को आप बता भी नहीं रहे और आप वो सारी चीज़ की तैयारी भी कर रहे हैं और सब चीज़ें ग्राउंड के ऊपर थाना लेवल से, सब डिवीज़न से लेवल से आप डिस्ट्रिक्ट के लेवल तक और फिर सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं और कितना बड़ा वो अपने आप में एक काम था। मगर मुझे खुशी है कि हमारे पीछे जो लीडरशिप खड़ी थी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनका तो मैं नहीं कहूँगा कि उनके साथ मैं 1-to-1 इन इश्यूज़ के ऊपर, मगर ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ तो 1-to-1। कोई ऐसी चीज़ याद है जो होम मिनिस्टर ने कोई खास इंस्ट्रक्शन दी हो कि DG साहब ये चीज़ आपने देखना है या कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ कहा? होम मिनिस्टर साहब मुझे लगता है कि एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, सुलझे हुए और बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं जिनको अपने काम करने वालों पे फेथ होता है, भरोसा होता है, तो वो फिर उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा कभी भी कि उनको कोई ऐसी फीलिंग थी जिसमें उनके मन में हो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जब भी कहते थे तो उनका इतना ही होता था कि संभल जाएगा ना, तो मैं कहता था कि हर सूरत में संभल जाएगा, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, संभाल लोगे ना? तो मैं कहता था बिल्कुल संभाल लेंगे, ग्राउंड के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है, पूरी पकड़ है और मुझे भरोसा है कि सारी फोर्सेस हमारे साथ हैं। हम लोग इतना करीबी तालमेल बना के चल रहे हैं कि अगर DG का एक इशारा होगा तो फोर्स का कोई, किसी भी फोर्स का कोई ऑफिसर, कोई जवान पीछे नहीं रहेगा। हम एक टीम है और उस टीम के माफक हम ग्राउंड पे उतरेंगे और ये उम्मीद भी रख रहे थे, एक खौफ था, एक मन में डर था कि बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर मैंने अपनी 36 साल के करियर में देखे हैं और ऐसे ऐसे देखे हैं जहां ज़िंदगी मौत का सवाल बनता था और समझ नहीं आती थी कि आज क्या है और शाम को क्या होगा, कल क्या होगा। दिन और रात भी लॉ एंड ऑर्डर में एंगेज रहते थे और फिर ये इवेंट जो हिस्ट्री में कभी ना हुई हो और इतनी बड़ी इवेंट को आप एग्जीक्यूट करने के लिए ग्राउंड पे जा रहे हों और आपके सर पे सारी जिम्मेवारी हो, सारी फोर्सेस को लीड करना, सारी फोर्सेस को चलाना, सारी फोर्सेस को जिम्मेवारी बांटना और उस जिम्मेवारी को ग्राउंड के ऊपर एग्जीक्यूट करवाना। नींद आती थी? फ्रैंकली नहीं आती थी नींद के लिए टाइम नहीं बचता था
और मुझे इतना याद है कि वक़्त का मेरा आईजी बेचारा कभी कभी मेरी गोदी में सो जाता था, हम सफ़र कर रहे होते थे, तो बाद में कहता है सॉरी सर मुझे पता नहीं चला कब नींद आ गई। तो मैं कहता था कोई बात नहीं, हाँ मैं भी ऐसे करते। तो नींद बहुत कम आती थी, मगर जब आती थी तो बेहोशी जैसी आती थी, पता नहीं चलता था कहाँ गिर गए कहाँ पड़ गए। गाड़ी में बैठ के सो लिया, जहाँ बैठे वहीं 10 मिनट सो लिया। बहुत महीने नहीं नींद करी थी। एक वक्त हमने देखा कि ऑल ऑफ ए सडन हेलीकॉप्टर मूवमेंट्स शुरू हो गई, उसके बाद हमने देखा कि लीव कैंसिल हो जाती है, उसके बाद डॉक्टर्स रिजर्व पे रख दिए जाते हैं। क्या वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था, एक डर पैदा करने के लिए कि लोग बाहर ना निकले? नहीं, वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन नहीं था, वो एक्चुअली ऑपरेशन था, क्योंकि उस चीज़ में हम लोग विजुलाइज करते थे कि हमारी ज़रूरतों में क्या क्या शामिल हो सकता है। कहीं कोई मास एंगेजमेंट हो जाए, खुदा न खास्ता, पता नहीं होता है कि ऐसे हालात में कहीं कोई गलत एलिमेंट जिसको आपने विजुलाइज ना किया हो वो एक्शन में आ जाए, या कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक हो जाए जो इस हद तक बड़ा हो कि आप उसको संभाल ना पाएँ और आपको अपनी कंटिजेंसी उस वक्त सारी की सारी अमल में लानी पड़े, हॉस्पिटल्स को एक्टिवेट करना पड़े, एयर इवैक्यूएशन करना पड़े, अपनी फोर्सेस की रीडिप्लॉयमेंट करनी पड़े, क्विक मोबिलाइजेशन करनी पड़े। तो मुझे इतना फ़ख्र और इतना भरोसा ज़रूर था कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को आप रात के 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे जब मर्जी जगा लो, जिस वक़्त मर्जी जगा लो, और सिर्फ इतना साउंड कर दो कि सर जहाँ ज़रूरत है। तो फिर अगले दिन वो चीज़ें मुझे नहीं पता कैसे होती थी, मगर मुझे उधर से फ़ोन आता था होम सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से, जब होम सेक्रेटरी साहब खुद के आपने होम मिनिस्टर साहब से शायद कोई बात करी थी, तो उसके लिए ये सारा कुछ हो गया है, कल ये चीज़ ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, जैसे होगी। अगर कहीं जेल की ज़रूरत पड़ी तो मैं कह के छोड़ देता था कि सर हमारी जेलों की कैपेसिटी नहीं है। मतलब किसी भी वक्त वो आपका रात को भी फ़ोन ले लेते थे? सवाल ही नहीं है, मुझे नहीं पता था वो कब सोते थे। मैं समझता था कि हम नहीं सोते, मगर मुझे लगता था कि वो नहीं सोते और वो हमेशा अवेलेबल होते थे। और मुझे नहीं पता मैंने रात के किस वक्त उनसे बात करी और उनकी आवाज़ में कभी लगा हो कि वो सोए हुए मेरे से बात करें। जब वो सो के उठे, जब मैंने उनकी नींद ख़राब कर दी है, और वो हेजिटेशन भी नहीं लगती थी कि आप उनसे बात कर रहे हैं और आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस उनको लेकर के हमेशा होता था कि आप जिस वक्त मर्जी पकड़ लो और अपने मन की बात कह के रख दो। और उसके बाद शायद वो कहाँ एक्टिवेट करते थे। मतलब कितनी बड़ी हस्ती, हिंदुस्तान की यूनियन होम मिनिस्टर, हमारे लिए तो सबसे बड़े वो हैं, और उसके ऊपर तो एक हस्ती ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। और जब भी उनको मर्जी तंग करो, ये नहीं कि कह के छोड़ दिया आपने, उसके बाद जो एक्शन होता था वो काबिल तारीफ़ था। उसके लिए हमें फ़ख्र होता था कि आपने होम मिनिस्टर साहब से बात करी है। अगर कहा कि कल को इस किस्म के जहाज़ इतने खड़े होने चाहिए, तो वो जहाज़ खड़े होते थे सुबह। आपको नहीं पता वो कैसे होता था, कैसे नहीं होता था, मगर उधर से फ़ोन आ जाता था कि आपने ये कहा और ये चीज़ें तैयार हैं, कल को फलां आदमी आपसे रब्ता करेगा और सब चीज़ें ग्राउंड पे हो जाएगी। मतलब कि जब आप बात करते थे, उनका आश्वासन मिलता था, जो थोड़ी बहुत घबराहट होती थी वो आपको एक कॉन्फिडेंस में बदल जाती थी। मतलब मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी सिचुएशन में इतना कुछ इतना जल्दी बदलते हुए देखा और इतनी अप्रीहेंशंस होती थी। आज एब्रोगेशन हुई तो सब जगह पे बंद जैसा माहौल था। ऑब्वियसली हमें करना था, थोड़ा सा कर्फ्यू रखा, थोड़ी सी अपनी प्रेजेंस थी, और बहुत बड़ा भरोसा था कि हमारी फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे साथी, चाहे वो सीआरपी में हों, आईटीबीपी में हों, बीएसएफ में हों, सीएसएफ में हों, एसएसबी में हों, आर्मी में हों, जहाँ भी हों, ये एक टीम है जो एक इशारे के ऊपर सब उठ के खड़े हो जाएंगे। और मुझे 1 साल हो गया था लगभग डीजी बने, उससे पहले मैं 1 साल पहले डीजी बन गया था, तो तब तक टीम बिल्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और मुझे अपनी टीम के ऊपर बहुत भरोसा था कि मेरी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम कोई भी चुनौती पार करने के लिए तैयार है। अपनी पुलिस के ऊपर इतना भरोसा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस कभी पीठ नहीं दिखाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस को लेके लोगों की अप्रीहेंशंस थी, दाएं बाएं आगे पीछे कहीं ना कहीं से ऐसी गलत रिपोर्टिंग थी कि शायद वो एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतरे, मगर मैंने जब भी बात करी तो मैंने कहा कि ये फोर्स अपना इम्तिहान ऐसे पास करेगी कि आज तक आपने देखा नहीं होगा। यानी कि उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा था जो कहते थे कि हो सकता है डेजर्ट कर जाएं, कश्मीर की पुलिस ना काम करे। तो जिस तरीके से उन्होंने काम किया तो लगता है करारा तमाचा उनके चेहरे पे था। तमाचा तो नहीं मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि कभी कभी लोगों की गलत फहमियाँ होती हैं। हमने एक वो दौर देखा, अगर उस वक़्त जम्मू कश्मीर पुलिस को संभाल लिया होता
तो मिलिटेंसी लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस तब भी काफ़ी थी। 90s में जब सिनेरियो बना तो तब भी जम्मू कश्मीर पुलिस खाली हाथ दहशतगर्द को पकड़ के लाती थी। एक हाथ में मिलिटेंट होता था, दूसरे हाथ में राइफल होती थी और लेकर के आती थी। कुछ थोड़ी सी उस वक्त भी मिसकैलकुलेशन छोटी मोटी कहीं ऐसी हो गई कि हम उस वक्त इस फोर्स को फिर हमें बैकफुट पे जाना पड़ा। 3-4-5 साल लगे, फिर से एसओजीज तैयार करी, एसओजी ने लड़ना शुरू किया, कमांड ली। मैं 5 साल के अरसे में कितनी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करी होंगी और एज टीम लीडर मैं ही सिक्योरिटी की ब्रीफिंग देता था, चाहे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हों, चाहे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हों, उनकी सिक्योरिटी रिव्यू में मैं ही बोलता था। और मुझे लगता था कि मैं एक बहुत बड़े परिवार को लीड कर रहा हूं जो सिक्योरिटी फोर्स का परिवार है। मैं कभी जेकेपी होके नहीं चला था। मुझे लगता है कि सारी फोर्सेस हमारी हैं और सारी फोर्सेस दे बिलोंग टू डीजीपी JNK, दे बिलोंग टू JKP। लगता है पाकिस्तान को धचका लगा उस समय, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन होगी शायद ये आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के खिलाफ बाहर निकल आए, बैरक छोड़ दें, काम ना करें, तो एक धचका दे दिया ये लोकल कश्मीरी मुस्लिम पुलिस वालों ने वहाँ। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में बुखलाहट कितनी हुई उस वक़्त। तो हम लोग सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में काफ़ी हद तक कामयाब तरीके से बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे और जिस तरीके से प्रोवोकेशंस आ रही थी और लोगों को प्रोवोकेशन, नॉट टू JKP एज सच, और जिस तरीके से मिलिटेंट आउटफिट आगे पुलिस को थ्रेटन करते थे कि आपने यहीं रहना है, आपका हिसाब हम करेंगे, आपसे बदला हम लेंगे, आपके घरों तक पहुंचेंगे, परिवारों तक पहुंचेंगे। जिस तरह के माहौल से मैंने शुरू किया था, जब जुनेद रियाज नैकू टाइप्स 10-10, 20-20 परिवार पुलिस के किडनैप करके अपने कब्जे में लेके बैठा था और कैसे उसके बाद SPO जो है उसमें एक होड़ लग गई थी डर के मारे इस्तीफे देने की और ये करने की, और वहाँ से वापस आना और पुलिस का खड़े होना। और उस दौर में जब ये वक़्त आया तो उसमें फिर ये इम्तिहान पास करना, जब इतनी बड़ी मिलिटेंसी की थ्रेट 17-18 में बहुत बड़ी थ्रेट थी, उसको 5 साल लगे हमें न्यूट्रलाइज़ करने में। मुझे ये भी एक खुशी है कि मुझे एक लंबा अरसा मिला जिसमें मैंने एक साल सिचुएशन को बदलते हुए इससे पहले एब्रोगेशन से और एब्रोगेशन के बाद देखा, और उसमें हर पड़ाव के ऊपर किस तरीके से सिचुएशन को मैन्योवर करना था, स्टीयर करना था, किस तरीके से लोगों को संभालना था, फोर्सेस को चलाना था, किस तरीके से ऑपरेशन प्लान करने थे, एग्जीक्यूट करने थे, उसका नतीजा आज ग्राउंड। होम मिनिस्टर साहब आपसे कहते थे संभाल लोगे, तो आप कहते थे संभाल लेंगे, और जब आपने संभाल लिया तो क्या रिएक्शन था जब देखा, क्योंकि सत्यपाल मलिक उस समय गवर्नर थे, जब हमने उनसे पूछा, मैंने कहा था एक चिड़िया भी नहीं मरेगी, तो कैसा रिएक्शन था होम मिनिस्टर साहब का उस समय? होम मिनिस्टर साहब बड़े कम अल्फाज में बात करने वाले इंसान हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं, मगर वो अपने तरीके से शाबाशी कहते हैं, उनका एक अपना अंदाज है। और जब कोई भी फोरम होता था, जब मैं जाता था, चाहे वो DG's कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बाकी को हो, तो जिस तरीके से वो तारीफ़ करते थे, जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक रिव्यू लिया और जिसमें इस तरीके से उन्होंने तारीफ़ करी कि कैसा काम ग्राउंड के ऊपर हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये आपस में हमेशा इन चीज़ों को देखते थे, करते थे और कन्वे करते थे। कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं होती थी जिसमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर पुलिस की और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी टीम की तारीफ़ नहीं करते थे, और जम के करते थे, खुल के करते थे, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी करते थे। तो जाहिर है कि जब वो करते थे तो पता चलता था कि भाई आपके काम की तारीफ़ हो रही है, आपके काम की सराहना हो रही है, फोर्सेस के काम को सराहा जा रहा है। और फिर जिस तरीके से मेडल्स की बरसात होती थी जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी फोर्सेस के लिए, उनके अच्छे काम को अप्रिशिएट किया जाता था, उसका कोई हिसाब नहीं। वो मेडल जो कभी गिने चुने हमारे हिस्से सालों साल नहीं आते थे, तो आज कौन सा मेडल है हिंदुस्तान का, भारत का एजाज है जो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास और हमारी फोर्सेस के पास नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन होती थी, मुबारक देते थे कि आपकी फोर्सेस ने बहुत बड़ा काम किया है। फ़ोन पे कहते थे, कई बार मैं अपने जवानों को कन्वे करता था उनकी ग्रीटिंग्स। तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब बहुत बड़ी तारीफ़ की कि हम लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर तो एक अच्छी फिल्म बना देनी चाहिए, इतना ने कहा हाँ कि इतना अच्छा काम किया है और
एक एक हिस्ट्री बनी है जम्मू कश्मीर पुलिस में काम की, तो इनका सुनहरी अक्षरों में इनका इतिहास आगे रहना चाहिए। तो वो बहुत प्यार करते हैं, मतलब होम मिनिस्टर साहब भी अपनी जगह बहुत प्यार करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी बहुत प्यार करते हैं और बहुत रिकॉग्नाइज करते हैं। और देखिए, मतलब ये जब माता वैष्णो देवी की स्टैम्पीड हो गया था और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मुझे सुबह 4 बजे के करीब फ़ोन किया होगा कि दिलबाग जी क्या हो गया, कैसे हो गया जी, तो माता के कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो जब मैंने बताया कि सर अनफॉर्चुनेट गलत हो गया, थोड़ा सा किसी एक वजह से, गलतफहमी की वजह से छोटी मोटी भगदड़ का माहौल बना, मगर जिस तरीके से हमारे लोगों ने जानें बचाई हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ है। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, वहाँ तो पहाड़ी है, खाई है, तो अगर लोग इधर उधर गिरने शुरू होते तो पता नहीं कितनी बड़ी कैजुअल्टीज़ हो जाती। तो मतलब इतना कंसर्न रखना और इतना कॉन्फिडेंस रखना कि हम किसी के बारे में सोचें, कहें, तो एक लगता था कि भाई नहीं, आपके पीछे ताकतें खड़ी हैं और वो ताकतें हैं जो आपके कहे हुए अल्फाज जो हैं उनको बड़ा सीरियसली लेते हैं। और जब आप देखते हैं पीछे, आप देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, कभी कभी तो आपको भी लगता होगा कि शायद हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जैसे आपने हालात देखे हैं, आप यहाँ कई डिफरेंट पोस्ट पर रहे हैं, आप बारामूला हो, बात करें आईजी जम्मू रहने, कश्मीर में रहे हैं आप, तो कभी आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया उस समय की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, बिल्कुल पीसफुल तरीके से ट्रांजिशन हुआ है? कि वक़्त के एक ऑफिसर थे जो दिल्ली से वापस लौटे थे और उन्होंने कहीं बैठ कर के गलती से एक बयान दिया था, किसी को पूछा था, किसी अफसर को इन कॉन्फिडेंस, कि आपने सड़कों के ऊपर खून बहते हुए पानी की तरह देखा है क्या? तो इत्तेफाक से वो पुलिस अफसर था, तो उसने ये सुना और बाद में मुझे कहा कि सर किसी एक अफसर ने ऐसा कहा है और वो दिल्ली से ताज़ा ताज़ा लौट के आया है, तो ऐसा क्या होने जा रहा है कि सड़कों के ऊपर खून बहता हुआ दिखाई देगा जैसे पानी बहता है। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही कभी कभी जो लोग जो जिनके को ज़्यादा नहीं देखा समझा होता, कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं, इनको शायद लगता है कि ये है। तो मतलब जाहिर है कि वो एक सीनियर अफसर था और उसने अगर ये बात कही तो ये बात कहीं चर्चा में आ रही होगी कि सड़कों के ऊपर खून बह जाएगा और ये होगा। और मुझे लगता है शायद कुछ एक इंटेलिजेंसीज़ की भी इसी तरह की रिपोर्टिंग थी कि वहाँ पर बहुत बड़ा खून खराबा होगा। और मुझे क्योंकि साल भर हो गया था तो उससे पहले बड़े बड़े कमांडर हम लोग न्यूट्रलाइज करने शुरू हो गए थे, जिनका नाम था, जिनके नाम से दुनिया कांपती थी। तो हम लोग उनके दफन कफन को लेकर के ऑनरेबल होम मिनिस्टर के अगुवाई में इतनी सख्ती से काम करते करते, एक SOPs के ऊपर अमल करते करते पकड़ में सिचुएशन को ले आए थे कि तब तक भरोसा था। मगर ये डर था कि वाकया में बहुत बड़े रिएक्शंस आ सकती हैं और अगर कोई इतना बड़ा टकराव होगा तो उसके लिए कितनी बड़ी तैयारी की जरूरत होगी, वो तैयारी करी थी। मगर आज मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जब आप बहुत बड़ा कोई इस तरह का काम करते हैं, लोग आपके साथ ना हों, अवाम आपके साथ ना हो, अवाम आपकी गुडविल में, आपकी इंटेंट में, इंटेंशन में भरोसा न करे तो काम हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि लोग बड़ी जल्दी समझ गए थे कि एक तो वी मेन बिजनेस, हम लोग कोई खेल खेलने के लिए वहाँ नहीं बैठे हैं। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, उसको समझाना करना वो सियासी लेवल पे कोई समझाने वाला समझाएगा, मगर एग्जीक्यूशन के लेवल के ऊपर एज चीफ ऑफ द पुलिस फोर्स एंड चीफ ऑफ द सिक्योरिटी टीम हमें क्या करना है उसका मैसेज ग्राउंड के ऊपर बड़ा क्लियर था। और फ्रॉम डे वन अगर हमने देखा कि उस वक़्त का जो सबसे बड़े लीडर हैं, अगर उसने भी खुराफात करने की और पब्लिक के सेंटिमेंट को विप अप करने की कोशिश करी तो हमने वो शक्ति दिखाई जिसकी मिसाल शायद पहले मिलती नहीं और आगे शायद मिले ना। वो शक्ति इसीलिए करी थी कि आम आदमी जो है उसको मिसलीड करते करते इन लोगों ने जहाँ पर दशकों निकाल दिया, बहुत सारे साल इन्होंने मिसलीड किया। अगर आज फिर इनको मौका मिला 370 को लेके मिसलीड करने का तो शायद ये इस हद तक मिसलीड कर देंगे कि हमारा समझाना, हमारा बुझाना, हमारा बताना बेमाने हो जाएगा। इसलिए वो एलिमेंट जो किसी भी तरह का खुराफात कर सकता था, चाहे वो उस वक़्त का चीफ मिनिस्टर का लेवल हो, चाहे कोई उसके आसपास कोई भी लेवल हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे बाकी लीडर हों, उनको जो शक्ति की ज़रूरत थी वो वक़्त की ज़रूरत थी। किसी को किसी से रंजिश नहीं थी, मगर हालात को ठीक रखना है,
हालात की ज़रूरत ये है कि इस वक्त लोगों के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए वो सारा कुछ किया गया जो करना ज़रूरी था। मुझे लगता है कि हम लोग कम से कम खुराफाती लोगों की 10,000 लोगों की लिस्ट बना के तैयार बैठे थे। और आपने शायद कम सुना होगा कि एक छोटी सी रियासत में, जम्मू कश्मीर जैसी जो रियासत थी, उसमें कोई 3 दिन के अंदर 7,500 8,000 गिरफ्तारियाँ हो जाएं और किसी को पता ना हो कि वो गिरफ़्तार क्यों हो रहा है। आप गिरफ़्तार भी कर रहे हो और किसी को पता भी ना हो कि वो गिरफ़्तार क्यों हो रहा है। नामी ग्रामी पत्थरबाज, नामी ग्रामी इंस्टिगेटर, नामी ग्रामी जो मोबिलाइज़र थे क्राउड्स के, जो हर तरह की सिचुएशन जब बनती थी लॉ एंड ऑर्डर की, उसमें आगे बढ़ करके और कुछ बैकग्राउंड में रह के काम करते थे, किसका नाम हमारे पास नहीं था। उस सारी तैयारी हमने करी थी और उस सारी तैयारी की बुनियाद के ऊपर हज़ारों गिरफ्तारियां हम कर चुके थे इवेंट के आने से 3 दिन पहले। और जिस दिन इवेंट आई उस रात तक हम अपना टास्क, मैं समझूं कि 75% मुकम्मल कर चुके थे। देखिए, आप इनके अंडर काम किया आपने, चाहे हम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से फारूक अब्दुल्ला के अंडर काम किया है, महबूबा मुफ्ती के टाइम भी, उमर अब्दुल्ला के टाइम, एक पल के लिए आपको लगा कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर है, आज में इनको डिटेन कर रहे हैं हम, तो क्या उस समय आपके मन में चल रहा था? देखिए, हम लोग अपने एक्शन में डिसेंट थे। हम लोगों को किसी के साथ, जैसे मैंने कहा, कि कोई रंजिश नहीं थी। हमें ये था कि हालात कैसे संभालने हैं, हालात कैसे सुधारने हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब को तब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था जब तक वो बगल के होटल में जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सेंटीमेंट को वेप अप करने के लिए नहीं पहुंचे थे। तब तक इंतज़ार किया गया। पहली ही रात को जब गुपकार रोड के ऊपर बड़े बड़े लीडरों ने निकल करके मीडिया के आगे नाचना शुरू किया, तो हमारे लिए सिग्नल था कि ये आज का नाचना कल के एक बड़े ड्रामे में तब्दील हो सकता है, इसको आज ही संभाल लेना चाहिए। तो हमें किसी को पूछना नहीं पड़ता था कि किसके साथ क्या करना है। कम से कम ऑनरेबल होम मिनिस्टर को इतना भरोसा था और इतनी उनकी सपोर्ट थी कि ग्राउंड पे सिचुएशन को ठीक रखने के लिए, लोगों की जान माल का नुकसान ना हो, उसको ठीक रखने के लिए हर तरह का वो एक्शन जो ज़रूरी था, उसका मैंडेट हमें एक ही बार ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने दिया था कि आप सिचुएशन संभालने के लिए जो करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से करेंगे। कानून के दायरे से बाहर जाके हमने कुछ नहीं किया। ये जब रिलीज़ हुए, कभी मुलाकात हुई इनमें से किसी भी नेता के साथ आपकी, और कभी उन्होंने जिक्र किया उसका? हाँ, मेरी लगभग सबके साथ मुलाकात हुई है। महबूबा जी से एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी, हमने प्लेजेंट्रीज भी एक्सचेंज करी और एक दूसरे के साथ दुआ सलाम हुआ, परिवारों का हालचाल पूछा, उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पूछा कि बच्चे कैसे हैं, कैसा चल रहा है, क्या क्या नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब से भी मुलाकात ऐसे कहीं मुझे लगता है कि कहीं चलते फिरते हुई या नहीं हुई। फारूक साहब से भी जरूर एक आध बार मुलाकात हुई। किसी जिक्र किया उन्होंने कभी कि आपने हमें डिटेन किया? ना, ऐसा कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मुझे काम करते हुए पहले भी देखा हुआ सब ने, और मुझे इतना अंदाजा तो है कि उनको मेरे काम करने की फेयरनेस में तो सबको ही भरोसा है कि जो काम करते हैं वो वक्त की ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। उनको ये भी पता था कि एक वक्त ऐसा था जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे और बीजेपी की एकता यात्रा उस वक्त चली थी, तो तब एकता यात्रा को रोकने का काम मुझे सौंपा था, तो मैंने कितना उसको टैक्टफुली हैंडल किया था कि इनके ऊपर भी परेशानी पैदा नहीं हुई थी और तब भी लोगों का नुकसान बच गया था। तब भी बहुत बड़ा टकराव बन सकता था। तो मैं तो उन दिनों आईजी था, तो मुझे खुद कठुआ में जाके बैठना पड़ा। अरुण जेटली साहब आए थे, मैडम सुषमा आए थे, उनको समझाना पड़ा, बुझाना पड़ा कि कैसे है। फिर खुद जाके लखनपुर में बैठना पड़ा। अनुराग जी उस वक्त लीड कर रहे थे, उनके साथ अपने रब्ता किया, बताया, समझाया कि ऐसा है। तो बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब यही लोग आपको काम करते हुए देख चुके हैं। अजीब लगता था। देखिए, हमेशा जब शपथ लेता है कोई पुलिस वाला तो हमेशा कहता है कि तिरंगे के लिए मतलब कुछ भी कर देंगे। अजीब लगता था जब ये ऐसे लोग कहते थे कि तिरंगा यात्रा ना हो, लेकिन मजबूरी होती थी क्योंकि आप तो उस वक्त फोर्स में थे, आप तो डिसओबीडियंस तो कर दिखा नहीं सकते। तो अजीब लगता था कि तिरंगे को लेकर ऐसी पॉलिटिक्स होती है। अच्छा नहीं लगता ऐसी बात कोई कहे कि भाई तिरंगा जो है वो सियासत के ऊपर है। तिरंगा सियासत का हिस्सा नहीं है। तिरंगा हमारे मुल्क की शान है और इसी वजह से हम लोग जब ये माहौल बना और ग्राउंड के ऊपर ये साबित करने के लिए हमने जब हर घर तिरंगा कमीशन ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की क़यादत में शुरू किया, तो उस वक्त ये इंश्योर किया गया कि हर
टेररिस्ट के घर पे भी तिरंगा फहराएगा, और हमने फहराया। और मुझे लगता था कि उसके परिवार वालों को भी हमने समझाया कि तिरंगे के ऊपर सबका उतना ही हक है जितना आपका है। आपका बच्चा अगर बहक के या किसी के बहकावे में या गलत रास्ते पे चल रहा है, उसको हम अलग से डील करेंगे, मगर आपको हम एज सिटीजन डील कर रहे हैं, तो ये तिरंगे का सम्मान करना आपका भी फ़र्ज है। हम तिरंगा छोड़ के जा रहे हैं, इसको फहराइए, और अगर इसको कोई उतारने के लिए या इसके कोई बेहुरमती में काम होगा तो आपसे जवाब लिया जाएगा। हमने देखा राहुल गांधी ने कोशिश करी आने की, उन्हें भी एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया। गुलाम नबी आज़ाद भी उनके साथ थे। तो कैसे दिखते हैं ये, उस टाइम क्या कोशिश कर रहे थे वो लोग? कुछ नहीं, हर किसी की कोशिश थी कि हालात में, देखिए जब थोड़ा सा फिशिंग एंड ट्रबल वाटर्स वाला जो खेल है, तो वो हर कोई खेलना चाहता है कि थोड़ा सा लोगों को दिखाएं कि हम आपके ज़्यादा हमायती हैं। मगर हमायती वो होता है जो लोगों के जान और माल की परवाह करे, जो अपनी किसी भी हरकत से किसी की जान को खतरे में डालता है। वो फैसला अच्छा नहीं होता। सियासी तौर पे हो सकता है वो किसी की मजबूरी हो, मगर वो सियासी मजबूरी अगर किसी की जानो माल और लोगों को अमन के माहौल को ख़राब करने में, धकेलने में, एक गलत माहौल में वो चीज़ अगर जिम्मेवार होती है तो उन चीज़ों की इजाज़त नहीं। बहुत लोग आए, बड़े लीडर आए, जिनको हमने एयरपोर्ट से ही सलाम कहा और हमने कहा कि इसके आगे आप नहीं जा सकते, आपको यहीं से वापस लौटना। एक फ्लाइट से आते थे, दूसरी से वापस लौट जाते थे, लौटाना पड़ता था, और करते रहे हम लोग, सख्ती से किया। देखिए उस वक़्त का अगर माहौल देखें तो क्या नहीं हुआ। जो उस वक़्त जाकर मूसा का भूत जागता था, तो डाउनटाउन सारे का सारा कैसे उठ खड़ा होता था, और रात को कोराहम मचता था डाउनटाउन में, फोर्सेस खड़ी नहीं हो सकती थी, भागती थी, दिन दहाड़े कितनी कितनी बड़ी चुनौतियां आती थी। अब एब्रोगेशन के बाद की चुनौतियां कोई छोटी तो नहीं थी। जब बंद रहा तो दुकान खोलने का हम लोग धीरे धीरे मोटिवेट करते थे, दुकान खोलो, दुकानदार को निशाना बनाया। फ्रूट के सीजन आया, फ्रूट उतारने नहीं देंगे, तो हमने कहा क्यों नहीं उतारने देंगे, पहले मिलिटेंट के घर वाले फ्रूट उतारेंगे। साउथ कश्मीर में हर मिलिटेंट के घर वालों को कहा कि कल तक आपके सेब के फ्रूट उतर जाना चाहिए और ट्रकों में लोड होना चाहिए। उनका फ्रूट लोड करवाने के बाद हमने कहा आप भी उतारिए। टेररिस्ट अपने घर का तो फ्रूट जो है उसको मंडी में उतार रहा है और आपको मना कर रहा है। स्कूल आए तो स्कूल नहीं खुलने देंगे, एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम 10वीं के नहीं होने देंगे, 12वीं के नहीं होने देंगे। मतलब किस तरह का, सड़क के ऊपर अगर गाड़ी चलती थी प्राइवेट तो सिविल कर्फ्यू इन्फोर्स करेंगे। उल्टा मैन्युफैक्चर कर रहे थे, बंद की बताने की कोशिश कर रहे थे कि कश्मीरी खिलाफ है, बेसिकली वही करने की कोशिश हो रहा था। लोग कह रहे थे कि हम कर्फ्यू लगा रहे हैं, ऐसा नहीं था। दहशतगर्द कर्फ्यू लगा रहा था और हम कर्फ्यू खुलवा रहे थे। वो दहशतगर्द अपना टेरर ग्राउंड के ऊपर बताना चाहता था कि हम आपकी ज़िंदगी नहीं चलने देंगे, आप इस फैसले के साथ अगर खड़े होंगे, हाँ घर बंद करो, दुकानें बंद करो, स्कूल बंद करो, सड़कों पे आओ, पाकिस्तान की साजिश में शरीक हो जाओ, तब हम आपको इजाज़त देंगे सब कुछ करने की। जब तक वो नहीं करोगे तब तक हम आपको उठने नहीं देंगे। कितने लोगों के ऊपर गोली चली, दुकानदार को मार दिया बटमालू के अंदर बेचारे को। आज भी मुझे उसका दुख होता है जब मैं उसका नाम देखता हूँ। सोपुर की फ्रूट मंडी में जाकर के, फ्रूट मंडी के वाले के घर पे जाकर के किया, उसकी 7 साल की पोती को गोली मारी। कितने लोग, कितनी गाड़ियाँ सड़क पे चलती हुई इन्होंने जला दी कि आपने कैसे, सिविल कर्फ्यू में गाड़ी निकालने की जरूरत कैसे हुई। हॉस्पिटल में नहीं लोगों को जाने देते थे। 6 महीने लगे हमें लोगों को ये भरोसा देने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई सख्ती नहीं करेंगे। ऐसी राय देने वाले भी उस वक्त निकले। क्या लगता है वेस्टर्न मीडिया जब आ रहा था, क्योंकि हम भी वहां रिपोर्ट कर रहे थे, हम देख रहे थे सिचुएशन कुछ अलग है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट कुछ अलग होती थी। कैसा लगता था जैसे वो प्रोपेगेंडा या नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे? देखिए मीडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे जो एंटी इंडिया फॉरेन मीडिया उसके साथ अलायंस में थे, और कश्मीर मीडिया के ऐसे लोग जो थे वो जाकर के पहले एक माहौल बनाते थे और दिन चुनते थे कि जुम्मे का दिन हो, बाकी को दिन हो। डाउनटाउन के अंदर जाते थे, एक पर्टिकुलर एरिया देखते थे जहाँ पर लैंड ऑर्डर की हिस्ट्री हो, और उसी भीड़ में से मुझे लगता है कि कुछ खुराफाती तैयार भी करते थे जो 4 पत्थर इधर उधर फेंकने की कोशिश करें, और उस पत्थर के जवाब में पुलिस की थोड़ी बहुत लाठी चले, जहाँ CRP की लाठी चले, लोग भागते हों। और मीडिया, BBC ने क्या कवर किया था, यही किया था ना, जो पत्थर मार रहा है उस वक्त कवर नहीं किया, मगर पत्थर मारते जब भाग रहा है और पुलिस उनको शू अवे कर रही है, पीछे भाग रही है, चेज कर रही है, वो फोटो दिखा रहे थे कि देखिए लोगों के साथ कितनी ज्यादती हो रही। भाई मेरे अगर ज्यादती होती तो कोई हॉस्पिटल में आके नहीं पहुंचता, कोई मर नहीं जाता, किसी को गोली नहीं लगती।
5 साल एब्रोगेशन से लेकर के आज तक एक भी कैजुअलिटी हमारी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं हुई। तो पागल है कोई कह देगा कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। लॉ एंड ऑर्डर तो तभी ख़राब होगा ना, लोगों को मारोगे, हड्डियां तोड़ोगे, किसी का सर फटेगा। हमने जम्मू कश्मीर में इतना बदलाव हमारी फोर्सेस के और इनके अंदर ला दिया कि पहले अपने आप को रिस्ट्रेंट करो। पब्लिक हमारी है, पब्लिक का एहतराम करना है, गाली से नहीं, गाली से नहीं। किसी को गाली दे करके आप कहोगे कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करोगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। कानून का काम है सख्ती करनी है, सख्ती करेंगे। मगर आप राह जाते आदमी की गाड़ी, गाड़ी के ऊपर डंडा, डंडे के बाद गाली, ये कौन सा तरीका है भाई? ऐसे लॉ एंड ऑर्डर संभाला जाता है? एक शिकायत कहीं से आई हो कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, बिल्कुल नहीं। और अगर शिकायत आई तो बिल्कुल लिहाज नहीं किया। एक फेक एनकाउंटर हुआ था पूरे 5 साल के अंदर। किसी ने कहा कि नहीं, फोर्स का मोराल, मगर उस वक्त के कोर कमांडर, हैट्स ऑफ टू हिम, उसने कहा जो डीजी साहब फैसला लेंगे वही मंजूर है। मैंने कहा पर्चा लगाऊंगा, गलत है। पर्चा लगा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को भी ब्रीफ किया, सर पर्चा लगा दिया है, गलत हुआ है। मैंने कहा आपकी जजमेंट है, आपकी जजमेंट है। कभी नहीं कहा गलत, गलत को कवर करने के लिए कभी नहीं कहा। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो करो जो कानून कहता है, कभी नहीं। एक भी एग्जाम्पल ऐसी नहीं है गलत करने की, जहाँ आपको थोड़ा सा भी सख्ती करने की कि कर दो। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, जो ज़रूरत है करो। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। जनाजे बंद करने पड़े, आपको पता है मिल्टन के जनाजे, एक जनाजे से 100 मिल्टन तैयार होता था, दहशतगर्द तैयार होता था, बड़ा कमांडर जब मरता था। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा रॉक की तरह खड़े हो जाओ, चट्टान की तरह। क्यों? इसलिए नहीं कि हमें किसी के जनाजे में इंटरफियर करना, इसलिए कि इस जनाजे के साथ जो 10-20 नए टेररिस्ट तैयार हो जाएंगे उनको रोकना है। वो भी किसी के बच्चे हैं, अगर वो गलत माहौल में गलत रास्ते पे चल रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी है और उसके लिए थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है, करो। करी हमने, आज पिछले 4 साल से वो अमल 5 साल से चल रहा है। मगर उसमें भी दहशतगर्द को भी दफन किया तो घर वालों को पहले कहते थे साथ चलो, मौलवी साथ में जाता था, वीडियो बनाते थे, मजिस्ट्रेट साथ में खड़ा होता था कि देखिए जो धार्मिक रस्म और रिवाज है उसके तहत बंदे को दफन कर रहे हैं। हाँ, उसके घर वालों को उसके घर में दफन करने की, गांव में, क्योंकि वहाँ लोकल सेंटीमेंट जो बेपअप होता था, नए दहशतगर्द तैयार हो। आज खुशी की बात नहीं है, मिलिटेंट बनाना और मारना कामयाबी नहीं है, मिलिटेंट मरना बनने से रोकना कामयाबी है। पिछले साल सिर्फ 10 लड़के लोकल लड़के रिक्रूट हुए, उससे पहले साल 110 थे, 18 में 210, 213 थे या 216 थे। 216 से 10 पे लोकल यूथ ने मिलिटेंसी की तरफ जाना छोड़ दिया है। और जिस सारे का सारा कमाल इसी सख्ती का है और इसी प्यार का है, सख्ती और प्यार दोनों। अच्छे आदमी का एहतराम करो, जो आपका एहतराम। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्योंकि हम जब से आप हैं कई दशक से आपने सुना कि 370 को हटाया नहीं जा सकता, बहुत दलीलें दी जाती थी कि ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। कभी आपको लगता था कि 370 वाकई में हट सकेगा? कि आज भी आप अचंभा होता है आपको कि ये कर दिया हमने कार्य? इसके लिए तो देखिए, जितना ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप को सलाम करें उतना ही कम है। ये एक नसूर था 370, ये एक ऐसा नसूर था जो मतलब सदियों तक भी इसकी अगर मर्म लगाते रहे तो भरपाई नहीं होती। और ये एक ऐसा दाव था, एक ऐसा खेल था जो हमारे लोग खेलने में मास्टर हो गए थे। 370 370 370, जहाँ मुझे हैरानी होती थी कि जहाँ से पाकिस्तान से उजड़ के आया हुआ आदमी आज भी टपरियों में बैठा हुआ है, कुलियों में बैठा हुआ है। घर बनाने की इजाज़त नहीं, नौकरी में जाने की इजाज़त नहीं, वोट डालने की इजाज़त नहीं। मुझे लोग सुनाते थे कि जनाब महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे पंजाब से लोग जहाँ पर आए थे आकर के बसे थे, मगर वो आज तक जहाँ के, भाई आप वो ग्रेटर पंजाब, आज हम ग्रेटर कश्मीर की बात करते हैं, ग्रेटर पंजाब जिसकी हदें उस वक़्त कभी काबुल और कंधार तक होती थी, लाहौर उसका हिस्सा था, पाकिस्तान उसमें शामिल था और दिल्ली तक उधर हदें थी, हरियाणा उसके बीच में था और हिमाचल, उसी का बंदा जहाँ बैठा हुआ और वो जहाँ का रहने वाला अपने आप को क्लेम नहीं कर सकता है। तो इस तरह की हरकतें जो थी, 370 जारेदारी बन गई थी, 370 एक तजारत का जरिया बन गया था। एज ए पुलिस ऑफिसर आपको लगता था 370 की वजह से बहुत सारी चीज़ें आप कर नहीं सकते थे, जैसे काउंटर टेरर ऑपरेशन में या पूछताछ में या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती थी जो अब खत्म हो चुकी है? नहीं, देखिए 370 सच आपके बीच में इंटरफियर नहीं करता था, मगर 370 का फ़ायदा लेने वाले लोग जिन्होंने अपना गलबा पूरा इस जगह के ऊपर बना रखा था कि दे आर द ओनली पीपल
हु कैन गवर्न दिस प्लेस, और इसके अलावा किसी और को हक नहीं है। और वो जो एक पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है जो 370 के अंदर इर्द गिर्द बुना गया था, वो वेस्टेड इंटरेस्ट इनको मजबूर करता था कि जब JNK खुल करके बाकी जगहों के साथ जुड़ जाएगा तो लोगों की वो जो साइकी है, जो एक प्रिजनर्स साइकी होती है कि बनिहाल के आगे दुनिया लग है, वो साइकी ख़त्म हो जाएगी। तो जब वो साइकी ख़त्म हो जाएगी, आपका उन लोगों के ऊपर हुकूमत, आपका उनके ऊपर पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये एक इतना बड़ा फ़ैसला है जो जम्मू कश्मीर के हक़ में था, और ये एक इतना बड़ा फ़ैसला है कि अगर मैं समझता हूँ कि जे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना होते और जे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ना होते, और इतना बड़ा फ़ैसला ज़मीन पे उतारना, सोचना, करना और उसको पाए तकमील तक पहुँचाना, और उसके बाद इस तरीके से 5 साल का माहौल देना, उसमें मुझे लगता है कि कोई शक नहीं है कि सल्यूट टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल। Former police chief also feels that in fact it was like a stone wall that was preventing proper integration of Jammu and Kashmir with the rest of the country. But now that wall has been demolished, even the debris has been buried. That is something what the Prime Minister said. It was like a cancer because there were certain elements were trying to take benefit of Article 370, but a common Kashmiri was not getting anything out of it. But what they have achieved is that now the mothers don't have tears in their eyes, there is a smile on their face, and there is no more discontentment. They feel contented that they have got their sons with them. No more they are joining gun culture, no more they are becoming part of the separatist movement, no more they are into the stone pelting. They are part of India's development agenda. Pradeep Datta with Amit Bharadwaj for Times Now.